नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज का ये नवा लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन एसएससी जीडी के और 5 क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के शामिल किए हैं। और अगले क्लास से हम एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे और प्रत्येक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन होंगे। तो आज ये कंबाइंड लेक्चर है, जीडी और सीएचएसएल का 5-5 क्वेश्चन है और अगले दिन से दोनों के अलग अलग लेक्चर बनाए जाएंगे। तो ध्यान से समझना है, वीडियो को बार बार देखना है, एक एक पॉइंट को कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज पर सिंहासन करने वाला सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? थानेश्वर ये हरियाणा में, वर्तमान का जो हरियाणा है वहां पर, और कन्नौज उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर होगा आपका हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के संबंध में समझ लेते हैं और क्या फैक्ट पूछे गए हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में या एसएससी में। तो गुप्तों के पतन के बाद, गुप्त वंश के जो शासक थे उनके पतन के बाद उत्तर भारत में हर्षवर्धन ने अपनी सत्ता स्थापित की और हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था। उत्तर भारत में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया हर्षवर्धन ने। एक बार यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। और एक फैक्ट ये पूछा जाता है हर्षवर्धन के संबंध में कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने संस्कृत में एक रचना की है जिसका नाम है हर्षचरितम के लेखक बाणभट्ट हैं। इसमें इन्होंने शासक अर्थात जो उत्तर भारत का शासक था हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का उल्लेख किया है बाणभट्ट ने। कादंबरी के भी लेखक बाणभट्ट हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना यह पूछी जाती है पेपर में कि चीन का यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो चीन का यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। तो आपका जो क्वेश्चन था 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में कन्नौज और थानेश्वर का शासक कौन था? तो हर्षवर्धन। हरियाणा से लेके असम तक का जो भूभाग है उत्तर भारत का, यहां पर अपनी सत्ता स्थापित की थी हर्षवर्धन ने और दक्षिण में अपनी सत्ता का विस्तार कर रहा था। तो यहीं पर गुजरात के शासक चालुक्य वंश के एक शासक थे जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से ये पराजित हुआ था हर्षवर्धन। तो ये भी याद रखना है। और जो तीसरा ऑप्शन है उसमें लिखा है कृष्णदेवराय। तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे कृष्णदेवराय। और इनका जो कार्यकाल है वो है 1509 ईस्वी से 1530 ईस्वी। ये विजयनगर के सबसे शक्तिशाली शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में एक फैक्ट ये पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश की स्थापना की थी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। और विजयनगर के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय थे। और इसी दौरान 1526 ईस्वी में उत्तर भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी और बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा या तुजुक के बाबरी में उल्लेख किया है कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय के संबंध में एक फैक्ट ये पूछा जाता है, कृष्णदेवराय एक अच्छा लेखक भी था। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अमुक्त माल्यदा का लेखक भी था कृष्णदेवराय। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछी जाती है तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी
और हम्पी के बारे में या विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछा जाता है, ये किस नदी के तट पर था, तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर था। प्रत्येक फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें अच्छे से तैयार करना है। राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम, ये चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसका कार्यकाल 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक था। इसने 1014 से 1044 ईस्वी तक दक्षिण भारत में शासन किया। और चोल वंश का हाल ही में सीजीएल के पेपर में पूछा गया, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। तो चोल वंश का एक शासक था जिसका नाम था राजेंद्र चोल। ये चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था और इसके पिता का नाम था राजराज प्रथम, राजराज चोल। राजराज चोल ने तमिलनाडु के तंजौर में एक मंदिर का निर्माण कराया जिसे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को जीता था। तो चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजेंद्र चोल था। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और ये गुप्त वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच को माना जाता है और घटोत्कच के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम को घटोत्कच का उत्तराधिकारी माना जाता है और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के बारे में एक फैक्ट बहुत पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। गुप्त वंश का शासक था और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के संबंध में एक फैक्ट यह पूछा जाता है, इनके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न मतलब 9 महान विद्वान थे, जिनमें से 2 के नाम महत्वपूर्ण है, उन्हें याद रखना। एक कालिदास थे। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे और एक अन्य महत्वपूर्ण विद्वान है जिनका नाम है धन्वंतरी, आयुर्वेद से संबंधित है। ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी विद्वान थे। तो इसका आंसर आपका हर्षवर्धन हो जाएगा। एक फैक्ट चंद्रगुप्त द्वितीय से यह पूछा जाता है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था, तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था और वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? अर्थात ऐसा कौन सा दर्रा है जिसमें जो दर्रा बहुत ऊंचाई पर स्थित है और वहां पर वाहन के आवागमन के लिए एक सड़क बनाई गई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डुंगरीला। डुंगरीला, ला मतलब दर्रा, तो डुंगरीला दर्रा, इसी को माना दर्रा भी कहा जाता है, माना। और ये कहां पर है? उत्तराखंड में। तो ये क्वेश्चन आपका 2019 का है और उस समय ये जो माना दर्रा है, यहां पर जो सड़क बनाई गई थी, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर वाहन योग्य सड़क थी। लेकिन भारत के लद्दाख में एक दर्रा है जिसका नाम है उमिंग ला, ला मतलब दर्रा। इस दर्रे में सड़क बनाई गई है जो वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क उमिंग ला में बनाई गई है। तो वर्तमान में ये आंसर ये हो जाएगा, लेकिन 2019 के समय आंसर ये था। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क उमिंगला दर्रा में है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क डुंगरीला अर्थात माना दर्रा में है। तो उमिंगला
लद्दाख में है, और डुंगरीला ये उत्तराखंड में है। इसका जो चौथा ऑप्शन है ये जलेपला, ये कहां पर है, ये सिक्किम में है। जलेपला दर्रा सिक्किम में, ये भी ध्यान रखना है। अगला दूसरा ऑप्शन है जो है नाथुला, नाथुला दर्रा भी सिक्किम में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। और भारत और चीन के मध्य आवागमन नाथुला दर्रा से ही होता है, अर्थात आयात निर्यात जो आवागमन होता है वाहनों का नाथुला दर्रा से ही सामान्यतः होता है। और नाथुला दर्रा प्राचीन काल का जो सिल्क रूट था वो नाथुला दर्रा से ही होकर जाता था। और नाथुला दर्रा 1962 में जब चाइना ने अटैक किया तब इसे बंद कर दिया गया था, भारत सरकार ने इसे बंद कर दिया था, और 2006 में इसे पुनः खोला गया नाथुला दर्रा को। सिक्किम में सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा से हमें ये याद रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है सिपकीला दर्रा। और सतलज नदी, सतलज नदी जिसका उद्गम तिब्बत के राक्षस ताल या राक्षस ताल से होता है, और यह नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। और भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में यह किस दर्रा से प्रवेश करती है, सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राइबोफ्लेविन को के रूप में जाना जाता है, अर्थात ये जो राइबोफ्लेविन है इसका रासायनिक नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से तंत्रिका तंत्र संबंधित बीमारी, हार्ट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। और जो चौथा ऑप्शन है आपका, इसमें लिखा है विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनो कोबालमिन। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और एक फैक्ट यहां से और पूछा जाता है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट। ये भी याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा गया, कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाई जाती है। और ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन है इसमें विटामिन C लिखा है। विटामिन C का रासायनिक नाम कई बार पेपर में पूछा गया है, एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, यह मसूड़ों से संबंधित रोग है। और खट्टे फलों में, सिट्रस फलों में विटामिन C पाया जाता है। विटामिन K, विटामिन K का रासायनिक नाम विटामिन K का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन या नेफ्थोकिनोन। इसका रासायनिक नाम फिनोक्विनोन या नेफ्थोकिनोन है। फिनोक्विनोन या नेफ्थोकिनोन इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से रक्त का, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, अर्थात ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो विटामिन K रक्त का थक्का बनाने में सहायक है और इसका रासायनिक नाम फिनोक्विनोन या नेफ्थोकिनोन है। तो आपका आंसर विटामिन B2 हो जाएगा, अर्थात C ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजादिराक्टिका इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है? तो इसमें जो आपका दूसरा ऑप्शन है नीम, नीम का वानस्पतिक नाम यही है अजादिराक्टिका इंडिका। पहला ऑप्शन है आपका आम। आम का जो वानस्पतिक नाम है वो है मैंगीफेरा
इंडिका, इसका वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है और ये भारत का राष्ट्रीय फल है। और भारत में इसे फलों का राजा कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा बरगद, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और इसका वानस्पतिक नाम फाइकस या फिकस बेंगालेंसिस है। और ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। कमल, कमल का जो वानस्पतिक नाम है यह है नीलंबो न्यूसिफेरा। नीलंबो न्यूसिफेरा इसका वानस्पतिक नाम है और यह भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। अर्थात जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये जो प्राथमिक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, इसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन आदि प्राथमिक गतिविधियां शामिल हैं। अर्थात प्राथमिक संसाधनों का उपयोग करके जो उत्पादन होता है, प्राथमिक संसाधन अर्थात प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, अर्थात कृषि प्राकृतिक संसाधन है, वन प्राकृतिक संसाधन है, मत्स्य प्राकृतिक संसाधन है, खनन। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो उत्पादन किया जाता है वो प्राथमिक गतिविधियां अर्थात प्राइमरी सेक्टर में शामिल होती हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, अर्थात किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के जो आय के जो स्रोत हैं वो 3 हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, मत्स्य पालन, खनन, अर्थात कृषि से, वन से, मत्स्य पालन, खनन आदि से जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को जो लाभ प्राप्त होता है, जो आय प्राप्त होती है, वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है। द्वितीयक क्षेत्र में 2 प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं, निर्माण, कंस्ट्रक्शन और विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन क्या है, निर्माण क्या है, अर्थात सड़क, पुल, सड़क का बनाया जाना, हाईवे, पुल, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे ट्रैक का बिछाया जाना। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, घर, बिल्डिंग आदि का बनना। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, अर्थात फैक्ट्री, कंपनी, इंडस्ट्री में कुछ कोई प्रोडक्ट का बनना, लैपटॉप का बनना, मोबाइल का बनना, पेन का बनना, ये मैन्युफैक्चरिंग है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं, किसी प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र अर्थात डॉक्टर के द्वारा दी गई सेवा तृतीय क्षेत्र में, इंजीनियर के द्वारा दी गई सेवा तृतीय क्षेत्र में, टीचर के द्वारा दी गई सेवा तृतीय क्षेत्र में। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से, प्राकृतिक अर्थात प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से किसी वस्तु का जो उत्पादन होता है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो उत्पादन किया जाता है वो शामिल किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का कौन सा त्योहार भगवान मुरुगन को समर्पित है। मुरुगन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थाईपुसम। ये थाईपुसम कहां का त्योहार है, ये तमिलनाडु का त्योहार है। और इसके संबंध में यह ध्यान रखना होगा कि यह भगवान मुरुगन को समर्पित है।
भगवान मुरुगन। अब प्रश्न यह है कि भगवान मुरुगन कौन है, तो इनको समझ लेते हैं। कार्तिकेय को भगवान मुरुगन कहते हैं। अब कार्तिकेय कौन है इनको समझना है। अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती के एक लड़के तो भगवान गणेश हैं और दूसरे जो लड़के हैं उनका नाम कार्तिकेय, अर्थात भगवान शिव के लड़के का नाम है कार्तिकेय। तो ये भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय। इन्हीं को साउथ इंडिया में मुरुगन कहा जाता है, भगवान मुरुगन। तो ऐसी मान्यता है कि एक बार राक्षसों ने अत्याचार मचा रखा था, तो माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से इन राक्षसों का विनाश करने का आदेश दिया और कार्तिकेय ने इन राक्षसों का विनाश कर दिया। इसी उपलक्ष्य में तमिलनाडु के जो लोग हैं वो थाईपुसम नामक त्योहार का आयोजन करते हैं। जो चौथा ऑप्शन है आपका छठ पूजा, ये मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। हालांकि पूर्वी यूपी में भी लोग मनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बिहार का त्योहार है और ये सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य भगवान को समर्पित है। यह भी पूछा गया फैक्ट, ये किस देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है ये त्योहार। और ये जो तीसरा ऑप्शन है आपका पोंगल, पोंगल ये भी तमिलनाडु का है। और फसल कटाई के बाद तमिलनाडु के लोग भगवान को धन्यवाद देने के लिए कि अच्छी फसल का उत्पादन हुआ ईश्वर की कृपा से, तो भगवान को धन्यवाद देने के लिए तमिलनाडु के लोग पोंगल नामक त्योहार का आयोजन करते हैं। ओणम ये केरल का त्योहार है और ये किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान वामन को समर्पित है। भगवान वामन अर्थात भगवान विष्णु ने एक बहुत छोटा रूप अपना धारण किया था, वामन भगवान, उन्हीं के सम्मान में इस त्योहार का आयोजन होता है केरल में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बर्डी, ईगल और अल्बाट्रास शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये किस खेल से संबंधित शब्दावली है, तो ये गोल्फ से संबंधित है। बर्डी, ईगल, अल्बाट्रास, ये गोल्फ से संबंधित शब्दावली है। पोलो से संबंधित एक फैक्ट ये पूछा जाता है कि पोलो की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4, ये ध्यान रखना है। बेसबॉल से संबंधित फैक्ट पूछा जाता है कि बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9। और फुटबॉल से संबंधित हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि फुटबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल की प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गोल्फ। बर्डी, ईगल, अल्बाट्रास शब्दों का प्रयोग गोल्फ में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इसके लेखक हैं, पाथवे टू गॉड। एक महात्मा गांधी की और पुस्तक है जो पेपर में बहुत पूछी जाती, माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ। ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो पाथवे टू गॉड इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ द ट्रूथ इसके भी लेखक महात्मा गांधी हैं। एक पत्रिका के बारे में पूछा जाता है, हरिजन। हरिजन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे। और एक पुस्तक और है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक भी महात्मा गांधी थे। सत्य के प्रयोग ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। और जो चौथा ऑप्शन है इसमें लिखा है श्री अरबिंदो, अर्थात अरविंद घोष को श्री अरबिंदो भी कहते हैं। और ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और एक आरोप में ब्रिटिश सरकार इन पर एक आरोप लगाया जाता है, ब्रिटिश सरकार इन्हें जेल में भेज देती है और वहां से रिहा होने के बाद इन्होंने आध्यात्म को अपना लिया और आध्यात्मिक विकास के लिए ये पांडिचेरी चले गए।
अर्थात वो भूभाग उन्होंने छोड़ दिया भारत का जहां पर ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। पांडिचेरी ये फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, अर्थात ये फ्रेंच उपनिवेश में चले गए ब्रिटिश उपनिवेश वाले भारत को छोड़ के, और वहीं पर इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की जिसे अरविंदो आश्रम कहते हैं या अराविले आश्रम कहते हैं। अरविंदो आश्रम की स्थापना की और आध्यात्म के क्षेत्र में अपना विकास किया और लोगों को इस संबंध में विशेष जानकारियां भी दी। अरविंदो आश्रम, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन के लेखक थे अरविंदो। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है यह है सरदार पटेल। सरदार पटेल की एक पुस्तक है आर्थिक एवं विदेश नीति। आर्थिक एवं विदेश नीति। ये इनकी पुस्तक है सरदार पटेल की। सरदार पटेल के संबंध में पहला फैक्ट ये पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। पहले उप प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, पहले उप प्रधानमंत्री थे, और इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष। महात्मा गांधी के कहने पर बारडोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, उसी दौरान इन्हें सरदार की उपाधि मिली। और इनके सम्मान में भारत सरकार ने गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं से संबंधित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी। एक 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है सरदार पटेल की। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं से संबंधित है। इनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने 550 से अधिक देशी रियासतों को भारत में मिलाया था। अगला ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1947 से 64 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, और इनकी एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे ये। और एक इनकी और महत्वपूर्ण पुस्तक है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक थे। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सर्वाधिक है? यहाँ चंद्रमाओं का मतलब है उपग्रह। किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है? तो एक समय ऐसा था कि जब बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह थे, वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं और लगभग 83 उपग्रहों को खोजा जा चुका है शनि के। तो वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के। और बृहस्पति के लगभग 80 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। तो आज के 2019 से पहले सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के थे, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं। शनि के संबंध में एक फैक्ट ये पूछा जाता है कि किस ग्रह के चारों तरफ स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? तो शनि के चारों तरफ स्पष्ट वलय पाए जाते हैं। बृहस्पति के संबंध में ये फैक्ट याद रखना है, 8 ग्रह हैं, 8 में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनेमीड। बृहस्पति के 80 उपग्रह हैं। अब उपग्रहों की खोज हो चुकी है, जिनमें से गैनीमीड एक उपग्रह है, और ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है।
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है आकार के आधार पर, और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। ये किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे नजदीक है। और सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। ये सूर्य से सबसे दूर स्थित है और सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, अर्थात बुध सबसे नजदीक है लेकिन सबसे गर्म नहीं है। शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है क्योंकि इसके वायुमंडल में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है, अर्थात ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो ये सबसे गर्म ग्रह हो गया शुक्र, सबसे गर्म ग्रह। सर्वाधिक चमकीला ग्रह, 8 ग्रहों में से सबसे ज्यादा चमकीला कौन सा है? शुक्र, सर्वाधिक चमकीला ग्रह। और इसे सांझ का तारा कहते हैं, सांझ का तारा। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा मंगल। इसे लाल ग्रह कहते हैं और पृथ्वी के बाद अगर किसी ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही तो वो मंगल है। इसे लाल ग्रह कहते हैं और इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे मिल्क शुगर कहा जाता है? तो मिल्क शुगर आपका ऑप्शन सी लैक्टोज को कहते हैं, अर्थात ये दुग्ध शर्करा है मिल्क शुगर। और दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को कैसीन कहते हैं। कैसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। चौथा ऑप्शन है गैलेक्टोज। इसे ब्रेन शुगर कहते हैं। ब्रेन मस्तिष्क, ब्रेन शुगर, क्योंकि मस्तिष्क के विकास के लिए यह शुगर बहुत ही उपयोगी है। बच्चों के विकसित होते मस्तिष्क के लिए गैलेक्टोज अति आवश्यक होता है, इसीलिए इसे ब्रेन शुगर कहते हैं। फ्रक्टोज ये फलों में पाई जाती है, फलों की शर्करा है, फलों में पाई जाती है शर्करा। और एक फैक्ट यहां से ये पूछा जाता है, प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन है? तो प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा अर्थात सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। और ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तब ग्लूकोज बनता है और इसे ब्लड शुगर कहते हैं। ब्लड शुगर क्यों कहते हैं? जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो भोजन में बड़े पैमाने पर कार्बोहाइड्रेट होता है जो ग्लूकोज का जटिल रूप है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज ये मोनोसैकराइड है और कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये पॉलीसैकराइड है। तो जो भोजन का जब पाचन होता है तो उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो वो ग्लूकोज बनता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकराइड है और ग्लूकोज मोनोसैकराइड है। तो पाचन क्या है? जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में बदलना ही क्या है? पाचन है। अर्थात ग्लूकोज भोजन का, कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हो जाता है तो ग्लूकोज पचा हुआ भोजन अर्थात ग्लूकोज ये छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत की एक विशेष संरचना होती है जिसे विलाई या रासंकुर कहते हैं। इसमें ग्लूकोज यहाँ से रक्त में मिला दिया जाता है और रक्त के माध्यम से ये ग्लूकोज प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है और प्रत्येक कोशिका में कई कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनमें से एक कोशिकांग है जिसका नाम है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया में जब ग्लूकोज पहुंचता है तो वहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जारण होता है, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। अर्थात ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं तथा ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। अर्थात कोशिकाओं को जो ऊर्जा मिल रही उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई ईंधन होना चाहिए, और हमारे शरीर की कोशिकाओं में ईंधन का काम कौन करता है? ग्लूकोज। तो आज हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।